हेलो गाइस, हम लोग यूनिट 3 के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, अभी यूनिट 3 का हमने मेंबरशिप कवर कर लिया। ठीक है, मेंबरशिप क्या होती है, मेंबर कौन होते हैं, मेंबरशिप कैसे मिलती है, फिर इसको टर्मिनेट कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सारा हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये सारे लेक्चर्स जो चल रहे हैं, ठीक है, ये सारे जो हमारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं एक के बाद एक, ये सभी के सभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ठीक है, जो कोई भी लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से अगर जुड़ा हुआ है, अगर उसने उस यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में लॉ का एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है, उसके लिए ये वीडियो बिल्कुल सूटेबल है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ना कोई इसमें कम कंटेंट है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा, ना ज़रूरत से कम। ठीक है, जितना आपको जानना है उससे ज़्यादा ही है, बल्कि कम नहीं है। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं अगले सेगमेंट की तरफ कि हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैसे होता है। ठीक है, शेयर का अलॉटमेंट कैसे होता है। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे और इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमको सबसे पहले देखना होगा कि कंपनी में शेयर क्या होते हैं। ठीक है, कंपनी में शेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ कवर किया है, तो हमको शेयर के बारे में तो पता हो ही गया होगा, क्योंकि हमने पिछले कई लेक्चर्स में शेयर के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। ठीक है, तो अभी हम और बता देते हैं कि शेयर एक्चुअली होता क्या है। देखिए, जब कोई कंपनी, ठीक है, रजिस्टर्ड होती है आरओसी के पास, इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है, तो वो अपने कैपिटल क्लॉज में, ठीक है, कैपिटल क्लॉज में वो एक अमाउंट फिक्स करती है कि मेरी कंपनी कितने वैल्यू की है, कितने रुपए की है। मान लीजिए वो 1000 करोड़ डालती है। ठीक है, तो वो 1000 करोड़ जो है उसका वो नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल है। ऑथराइज्ड मतलब ऐसा कैपिटल जिसको हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज कर रहा है। ठीक है, कंपनी बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं जा सकती है। ठीक है, मेमोरेंडम के बाहर जा कर के काम नहीं कर सकती है। पहली चीज़ तो आप ये समझिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये समझिए कि कोई भी कंपनी, मान लीजिए वो मतलब 1000 करोड़ की है। ठीक है, वो 1000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, 1000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, 1000 करोड़ की कंपनी है, 1000 करोड़ की कंपनी है, उसकी टोटल वर्थ जितना वो ले सकती है, जितना वो एक्सटेंड कर सकती है, वो 1000 करोड़ तक ही कर सकती है। बाद में फ्यूचर में कभी बढ़ाए तो वो अलग बात है, उसका बिजनेस बड़ा हो जाए और उसके 4-5 ब्रांचें बढ़ जाएं, तो वो अपने मेमोरेंडम क्लॉज को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज को आल्टर कर सकता है। ठीक है, यानी कि चेंज कर सकता है, उसमें तब्दीलियां ला सकता है। ठीक है, बदलाव ला सकता है, तो उसको बढ़ा भी सकता है। लेकिन करंट टाइम में जो हम देख रहे हैं वो 1000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन करंट अभी जिस प्रोजेक्ट पे कंपनी को काम करना है उस प्रोजेक्ट पे सिर्फ 500 करोड़ की ज़रूरत है। तो वो कंपनी से 500 करोड़ रुपए अगर वो किसी एक पर्सन से मांगने जाएगी, मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ और मैं आपसे, ठीक है, मैंने एक कंपनी बनाई है और उस कंपनी का मैं ओनर हूँ, प्रमोटर हूँ। क्या हूँ? प्रमोटर हूँ। एज अ प्रमोटर के साथ साथ मैं कंपनी का मेंबर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जब मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सबमिट किया था और उसी के पास उस टाइम पे मैंने साइन किया था, सब्सक्राइब ऑफ मेमोरेंडम। ठीक है, मेमोरेंडम को मैंने सब्सक्राइब किया था। सब्सक्राइब का मतलब है मैंने साइन करके शेयर लिए थे। ठीक है, जितने मेंबर होंगे सभी मेंबर के पास एटलीस्ट एक शेयर तो होना ही है, तभी तो वो मेंबर होगा, कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में उसका नाम होगा। ठीक है, वो चीज़ हो गई। अभी देखिए कि हम आपसे आए पैसा मांगने कंपनी के बिहाफ पे। ठीक है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन को रन कौन करता है? ठीक है, एक नेचुरल पर्सन। ठीक है, जिसके अंदर ब्लड है और मांस है, सब हड्डियां हैं, जान है, मतलब वो चल रहा है, फिर रहा है, तो सारी चीज़ें हैं, वो एक्टिव है। ठीक है, वो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है एज अ कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव।
कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है वो, ठीक है। तो वो कंपनी के लिए पैसा जुटाने जाएगा। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई साहब मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप अकेले 500 करोड़ रुपए दे दोगे? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि ये पैसा बहुत बड़ा है और आपको अकेले देने में बहुत तकलीफ होगी, ठीक है ना। हम अकेले किसी एक पर्सन से 500 करोड़ रुपए नहीं निकलवा सकते। तो कंपनी ने एक तरकीब निकाली है, कंपनीज एक्ट ने एक प्रोसेस बनाया है कि इन 500 करोड़ को छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, ठीक है। जैसे कि एक शेयर की वैल्यू रख दिया हमने 100 रुपये, कितना? 100 रुपये, ठीक है। अब 100 रुपये रख दिया हमने। अब 100 रुपये को 500 करोड़ से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। हम डिवाइड करने पे हमें जो भी हमारा शेयर निकल के आता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, देखो 500 करोड़ में ये 2 जीरो कट गए, बच्चे कितने? 5 करोड़। अब यानी कि 5 करोड़ शेयर हमारे पास हैं, ठीक है, 5 करोड़ शेयर हैं। अब हम लोगों को इनवाइट करेंगे, किसके थ्रू? प्रॉस्पेक्टस के थ्रू, ठीक है। लोगों में प्रॉस्पेक्टस देंगे, जारी करेंगे, पब्लिक में प्रॉस्पेक्टस जारी करेंगे और प्रॉस्पेक्टस में ये बातें लिखी होंगी कि भाई देखो हम शेयर ला रहे हैं मार्केट में, ठीक है, हम शेयर ला रहे हैं मार्केट में, कौन सा शेयर और किस प्राइस पे ला रहे हैं, ठीक है। तो लोग आएंगे, अगर 5 करोड़ लोगों ने, ठीक है, एक एक शेयर भी खरीदा, ठीक है, तो कंपनी को 500 करोड़ मिल गए, मिल गए ना। अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए 130-135 करोड़ की आबादी है हमारे इंडिया में, अब मान लीजिए 5 करोड़, सिर्फ 5 करोड़ लोग, ठीक है, 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन करके कंपनी का एक एक शेयर खरीद ले रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी के 500 करोड़ रुपए आ गए। तो वो जो एक एक पोर्शन ले रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये के बदले में जो पोर्शन ले रहे हैं उसी को बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश, यानी कि शेयर, ठीक है। अब शेयर समझ में आ गया ना। तो शेयर को सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब करेगा कोई, ठीक है। सब्सक्राइब कैसे करेगा? देखो कंपनी के केस में जो प्रमोटर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, उनका मामला अलग होता है, लेकिन जो जनरल पब्लिक होती है उसके लिए एक अलग प्रोविज़न दिया गया। कैसे दिया गया? कि भाई देखो आपको 3-4 तरीके से देना होगा पैसा। पहला तो एप्लीकेशन अमाउंट देना होगा, दूसरा अलॉटमेंट मनी देना होगा, ठीक है, और उसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल पे आपसे पैसे मांगेगी, उसके बाद हो सकता है सेकंड कॉल या थर्ड कॉल या फोर्थ कॉल, ऐसे कितने भी जाएंगे। तो हम सेकंड कॉल को ही फाइनल कॉल मान ले रहे हैं, ठीक है, फाइनल कॉल मान ले रहे हैं, ठीक है, फाइनल कॉल। अब हमको कंपनी से लेने हैं, कंपनी को लेने हैं पब्लिक से कितने? 100 रुपये, एक व्यक्ति से 100 रुपये, ठीक है। तो अब देखो पहला अमाउंट कंपनी ने कह दिया कि भाई देखो हमको 25 रुपये, जब आप एप्लीकेशन दोगे शेयर के लिए, कि जब आपको शेयर चाहिए, शेयर के लिए आप एप्लीकेशन कंपनी में दे रहे हो, तो उस टाइम पे आपको 25 रुपये देने होंगे, ठीक है। समझ आ रही बात? अब 25 करोड़ रुपये, 25 करोड़ नहीं, 25 रुपये, ठीक है। वो 25 रुपये हम एक एक शेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरे 5 करोड़ शेयर की बात नहीं कर रहे हैं अभी सिर्फ एक शेयर की। यानी कि एक शेयर जो है, एक टुकड़ा उसका, जो 100 रुपये का एक पीस खरीदेगा बंदा, एक हिस्सा लेगा, वो उसको एक शेयर बोलेंगे, उस शेयर की बात कर रहे हैं। तो अब देखो फिर उसने कह दिया कि देखो हमको 25 रुपये इस पे चाहिए और 30 रुपये हमको अलॉटमेंट पे चाहिए, फर्स्ट कॉल पे फिर 25 रुपये लेंगे, ठीक है, और फाइनल कॉल पे हम ले लेंगे 20 रुपये, ठीक है। कंपनी ने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 25, 25, 50, 30, 20, 50, यानी कि 100 रुपये टोटल हो गए कंपनी के। अब देखो 100 रुपये कंपनी को निकलवाने हैं, तो एप्लीकेशन के टाइम पे तो मनी आ गई ना, मनी आ गई, पैसा आ गया। जब देखो जब कंपनी में बहुत सारे एप्लीकेशन इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आपने आज ही एप्लीकेशन दिया तो आज ही आपको शेयर अलॉट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भाई उसका एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। जब कंपनी में बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं तो कंपनी क्या करती है, बैठ के उसको देखती है कि टोटल कितने एप्लीकेशन आए हैं। उसको 5 करोड़ एप्लीकेशन चाहिए होंगे, ठीक है, हो सकता है 5 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी हमको जितना चाहिए था उससे ज़्यादा आ गया। अगर 5 करोड़ से कम आया तो उसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि 5 करोड़ हमको शेयर चाहिए, 5 करोड़ लोगों से हमको सब्सक्राइब करने चाहिए थे, वो कम लोग किए हैं, यानी मान लो 4 ही करोड़ लोग किए हैं और एक शेयर सबने किया है, ठीक है। तो अब 1 करोड़ रुपए पैसा कहाँ से लेगी कंपनी? तो वो डिसाइड करती है कंपनी इस तरीके से कि भाई देखो हमको सबसे इतने इतने पैसे इतने इतने टाइम पे चाहिए। तो एप्लीकेशन का मनी तो हमने बताया था कि 100% मिल जाता है कंपनी को, 100% मिल जाता है, ठीक है, कंपनी को 100% मिल जाता है। अब देखो अलॉटमेंट के टाइम पे
जब अलॉट करना है शेयर, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसके लिए क्या जनरल प्रिंसिपल बताया गया है हमारे कंपनी में। तो वही देखो लिखा है जनरल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर। शेयर अलॉट करने के लिए जो हमारे सामान्य सिद्धांत बताए गए हैं, ठीक है, जो हमारे सामान्य सिद्धांत बताए गए हैं उनको हम देखते हैं क्या है, वो क्या कहा गया है। ठीक है, देखो पहला कहा गया द अलॉटमेंट शुड बी मेड बाय द प्रॉपर अथॉरिटी। कह रहे हैं कि अलॉटमेंट हमेशा एक प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए, एक ऐसे अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए, मतलब कोई भी कंपनी का सदस्य या कोई भी कंपनी का कर्मचारी एम्प्लॉय आकर के ऐसे शेयर नहीं दे सकता आपको। ठीक है, आपने पैसे दिए हैं तो वो उठ कर के ऐसे आए और उठा के भाई आपने पैसे दिए हैं लो आप शेयर ले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। जिनको अपॉइंट किया गया हो, जैसे कि आपके कॉलेज में होता है, ठीक है, कॉलेज में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने फॉर्म खरीदा किसी से, ठीक है, हो सकता है जिसने फॉर्म दिया फीस वो ना ले रहा हो, वो एडमिशन लेके फीस स्लिप आपको नहीं दे रहा हो, कोई दूसरा दे रहा हो, उसको असाइन किया गया, उसको ऑथराइज किया गया कि भाई आप ही लोगे पैसा, ठीक है, आपके अलावा कोई दूसरा पर्सन आकर के फीस नहीं लेगा। क्लियर? अब देखो जो वो फीस लेने के लिए जिसको बैठाया गया है काउंटर पे, ठीक है, वही पर्सन ही ले सकता है। तो वही चीज़ यहाँ कहा गया है कि मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। जो प्रॉपर अथॉरिटी होगी, जो अथॉरिटी डिसाइडेड किसके द्वारा होगी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो एग्जाम देखो इन्हें और कहा कि अ कमेटी अथोराइज्ड बाय अलॉटमेंट, सॉरी देखो इधर कहा एग्जाम्पल में बताया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। देखो पहली चीज़ प्रॉपर अथॉरिटी में कौन कौन आएंगे, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमने पढ़ा था डेफिनेशन क्लॉज में, जब क्या कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर के कई सारे डायरेक्टर हैं कंपनी में, उन डायरेक्टर का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उनको कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स उनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको या तो ऑथराइज किया गया हो कि भाई आप शेयर अलॉट करोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई भी एक डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है, उसको हम अगर देखो एक मीटिंग हुई है, मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि भाई देखो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, इसमें हो सकता है कि सभी लोग 5 करोड़ लोगों का एप्लीकेशन आए हैं, 5 करोड़ लोगों को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हो सकता है सभी को थोड़ा थोड़ा काम बांट दिया गया हो सकता है कोई एक पर्सन ही सिर्फ यही कर रहा हो कि अलॉटमेंट का काम सिर्फ वही कर रहा हो, ठीक है, तो इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए हो सकता है कि 2-4 लोगों को असाइन किया गया हो, ठीक है, तो वही कह रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे प्रॉपर अथॉरिटी में, या फिर एक कमेटी होगी ऐसी जिसको शेयर अलॉट करने के लिए क्या क्या गया हो, अथोराइज किया गया हो, किसके बिहाफ पे, बोर्ड के बिहाफ पे। ठीक है, हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बहुत सारे काम रहते हैं कंपनी के, ठीक है, वो दूसरे काम में मसरूफ़ हैं, दूसरे काम में बिजी हैं, तो क्या करेंगे वो किसी ऐसे पर्सन्स की कमेटी बना देंगे, कुछ लोगों की ऐसी कमेटी होगी, उनको एक कमेटी बनाएंगे, ठीक है, एक गठन कर देंगे एक संस्था का, वो क्या करेंगे उसको कहेंगे कि भाई देखो आपका काम सिर्फ इतना है कि जितने हमारे पास शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं, जितने हमारे पास शेयर के एप्लीकेशन आए हैं उनको आप शेयर अलॉट करोगे, किसके बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर के बिहाफ पे, ठीक है, क्योंकि उनको ये पावर दी गई है, ये उनको अथोराइज कर दिया गया है कि भाई आप अगर किसी को भी शेयर अलॉट कर रहे हो, ठीक है, और उस पर साइन आपके हो रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साइन है वो, ठीक है, जितना पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, उतना ही पावर उस कमेटी के पास होगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जिसको अथोराइज किया गया होगा बोर्ड के द्वारा या बोर्ड के बिहाफ पे शेयर अलॉट करने के लिए। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे एक केस है हमारा, कौन सा केस है, छंगामल वर्सेस प्रोविजनल बैंक, ठीक है, छंगामल वर्सेस प्रोविजनल बैंक, ठीक है, 1914 का केस है, 1914 का केस है। इसमें क्या कहा गया है, अलॉटमेंट, ठीक है, मेड विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी विल बी इनवैलिड। कह रहे हैं कि अगर अलॉटमेंट, इस केस में ये डिसाइड किया गया कि भाई अगर अलॉटमेंट किसी प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा नहीं किया गया या उसके अलावा किसी और ने किया है, ठीक है, प्रॉपर अथॉरिटी इन द सेंस मैंने जो बताया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर कोई ऐसी कमेटी जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अथोराइज किया हो अपने बिहाफ पर, यानी बोर्ड के बिहाफ पे कि भाई आप अलॉट करोगे, उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा कंपनी का मेंबर या इवन प्रमोटर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उठ के आ रहा है, बोल रहा है कि देखो मेरे पास इतने शेयर हैं, मैं कंपनी में इतना प्रभाव, उसका इतना प्रभाव है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना उसमें इन्फ्लुएंस, ठीक है, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा है, सफिशिएंट इन्फ्लुएंस, यानी कि जिसके पास मोर देन 20% शेयर है, ठीक है, उसका सफिशिएंट इन्फ्लुएंस कहा जाता है, ठीक है। तो
वो अगर आके बोले कि भाई मेरे पास इतने शेयर हैं और मेरी कंपनी में इतनी पकड़ है, ठीक है, या इतनी पावर है, मैं अलॉट कर सकता हूँ, तो उसके द्वारा भी अगर अलॉट किया गया है और उसको अगर अथोराइज नहीं किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, या फिर वो किसी कमेटी का मेंबर नहीं है जिस कमेटी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अथोराइज किया है, तो वो शेयर क्या होंगे, इनवैलिड होंगे, उसका अलॉटमेंट क्या होगा, इनवैलिड होगा, यानी कि उसकी मान्यता नहीं रहेगी। दूसरा कह रहे हैं इसी में, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मेड बाई एन इरेगुलर कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी इनवैलिड। कह रहे हैं कि अगर इरेगुलर वे में कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, अगर रेगुलर वे में, देखो एक रेगुलर मीटिंग होती है, कंपनी की रेगुलर मीटिंग होती है कि भाई कंपनी में ये एक फिक्स टाइम के बाद कंपनी में ये मीटिंग होनी चाहिए, और उस मीटिंग में डिस्कस होता है कि भाई क्या कौन डायरेक्टर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाके वहाँ पे शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या कोई कमेटी जाके वहाँ पे अलॉट करेगी उसको, ठीक है। ये चीज़ें अगर इरेगुलर वे में हुई हैं, यानी कि जो नियमित समय दिया गया है उस समय के अंदर नहीं हुई हैं, गलत तरीके से कभी भी जब मनाया, जब उठा के मुंह मीटिंग कर लिए हैं वो, तो वो भी कह रहा है कि भले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया है, भले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अलॉट किया है, लेकिन अगर मीटिंग जो है वो इरेगुलर थी, ठीक है, टाइम पर नहीं थी, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, इनवैलिड होगा, वो भी, उसकी भी कोई मान्यता नहीं रहेगी। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है। देखिए उसके बाद दूसरा जो हमारा अगला, इसका जो ये पहला था, ये दूसरा था, दूसरा टॉपिक जो हमारा है इसमें क्या कह रहा है, इट इज़ नेसेसरी दैट द बोर्ड शुड बी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड शुड पास अ वैलिड रिजोल्यूशन ऑफ अलॉटमेंट एट अ वैलिड मीटिंग। ठीक है, देखो जो कह रहे हैं कि जो हमारा अलॉट करना है शेयर, जो शेयर अलॉट करना है किसी कंपनी के, तो उसमें कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, होंगे, ठीक है, क्योंकि किसी भी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना है, कोई प्रस्ताव पास करना है, ठीक है, तो उस प्रस्ताव को वैलिड मीटिंग यानी कि वैलिड होने चाहिए। मान लीजिए जनरल मीटिंग है, ठीक है, तो जनरल मीटिंग में सभी मेंबर्स का आना अनिवार्य है, ठीक है, कंपलसरी है। तो अगर वो सारे मेंबर्स नहीं आए हैं, या फिर जो डिसाइड किया गया है कि मोर देन 50% अगर कर दिया गया है वोटिंग, ठीक है, तो फिर वो वैलिड मान लिया जाएगा। अगर 50% से कम हुआ तो इनवैलिड है, लेकिन इनवैलिड होने के बाद भी अगर वो कर रहे हैं तो शेयर जो अलॉटमेंट होगा वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि दूसरा एक केस आया है बहुत, ये भी वैसे ही केस है, मतलब अच्छा केस है। इसमें कहा होम्स डिस्ट्रिक्ट कंसोलिडेटेड गोल्ड माइन, ये केस जो था ये रेफरेंस में था, ठीक है, इसका जो अपोजिट पार्टी है उसका नाम नहीं है, ठीक है, कहीं भी। ये 1888 का केस था, 1888 का केस था। इसके साथ ही एक और केस जोड़ के पढ़ा जाता है जो रूल इन द रॉयल ब्रिटिश बैंक और से तरकॉन्ट, हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडूर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडूर मैनेजमेंट में रॉयल ब्रिटिश बैंक और से तरकॉन्ट का केस था, ठीक है, तरकॉन्ट का केस 1856 में हुआ था, 1856 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या कहा गया हम देखते हैं। इसमें कहा गया एन अलॉटमेंट वैलिड even if some defect was there in the appointment of director but which was subsequently discovered। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर कोई भी गलती हुई है, फॉल्ट हुआ है, ठीक है, कोई भी गलत तरीके से अलॉटमेंट हो रहा है, ठीक है, देखो लिखा ना वैलिड सम डिफेक्ट, अगर कोई कमियां हैं उसके बावजूद भी कोई गलत तरीके से हो रहा है, फिर भी अगर वो शेयर अलॉट किए जा रहे हैं, ठीक है, एट द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, किसके शेयर अलॉटमेंट करने के लिए अपॉइंटमेंट किया जा रहा है डायरेक्टर का। देखो वो इंटरनल मैनेजमेंट का काम है, ठीक है, क्योंकि हमारा कंपनी लॉ कहता है, देखो तरकॉन्ट के केस में क्या हुआ था, तरकॉन्ट गया था बैंक में, ठीक है, बैंक में गया था, एक बॉन्ड साइन करना था। उसमें क्या लिखा था कि कंपनी कभी भी लोन किसी से तब ले सकती है, ठीक है, कभी भी लोन तब ले सकती है जब कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कंपनी में एक मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट करेगी, किसकी, शेयर होल्डर की, और शेयर होल्डर की अप्रूवल के बाद ही आकर के डायरेक्टर लोन ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, मीटिंग तो हुई नहीं थी, लेकिन डायरेक्टर ने आकर के लोन ले लिया। तो बाद में जब केस गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि ये इंटरनल मैनेजमेंट का काम है, जो इंटरनल मैनेजमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप रेगुलरली काम कर रहे हो या इरेगुलर हो, ये आउटसाइडर को कैसे पता चलेगा भाई। आउटसाइडर को क्या करना है, आउटसाइडर को सिर्फ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख के आना है आपसे कोई डील करने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप उसमें फॉल्ट करते हो, डिफॉल्ट करते हो, कोई मतलब उसमें आप इरेगुलरिटी दिखाते हो, तो उसमें आउटसाइडर की गलती नहीं है, उसमें कंपनी की गलती है। तो वही बात कही गई है कि अगर देखो कोई डिफेक्ट
अपॉइंटमेंट में अगर डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए कि भाई आप शेयर को अलॉट करोगे, उस टाइम पे कोई गलतियां हुई है, कोई कमियां हुई हैं, लेकिन बाद में उसको अगर डिस्कवर कर लिया गया, सब्सिक्वेंटली अगर उसको पता लगा लिया गया कि भाई ये गलती हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे गलती हुई है, उसको अगर पता लगा लिया गया और उसको ठीक कर लिया गया, ठीक है, तो क्या होगा, शेयर का जो अलॉटमेंट होगा वो वैलिड होगा, वो इनवैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरी बात कर रहे हैं, एन अलॉटमेंट बाय अ बोर्ड इरेगुलरली कॉन्स्टिट्यूटेड मे बी सब्सिक्वेंटली रेटिफाइड बाय रेगुलर बोर्ड। देखो कह रहे हैं कि अगर बोर्ड के द्वारा कोई इरेगुलर तरीके से काम किया जा रहा है अलॉटमेंट के टाइम पे, ठीक है, कोई भी काम जो बताया गया, हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताया गया है कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, वो उससे हटके काम कर रहा है, तो क्या होगा, उसको अगर बाद में अलॉटमेंट के बाद भी अगर बोर्ड जो है, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या करे, एक मीटिंग बुला करके उस मीटिंग में उसको रेटिफाइड कर दे, यानी कि उसको सही कर दे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो वैलिड ही माना जाएगा, इरेगुलर या इनवैलिड नहीं माना जाएगा शेयर का अलॉटमेंट। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, जितना मैंने अभी बताया। तो गाइज हमने देखा कि अलॉटमेंट के प्रिंसिपल्स में क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए आगे क्या कहता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है, कह रहा है कि अलॉटमेंट जो है वो एक रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, ठीक है, मस्ट है, कह रहा है ना, मस्ट है क्या, एक रीजनेबल टाइम में। अब देखो रीजनेबल टाइम लिखा है, अब एक चीज़ ये समझना है हमको कि भाई रीजनेबल टाइम कहेंगे किसको, कितने पीरियड को हम रीजनेबल टाइम मानेंगे। अब हमको तो पता है कि भाई अलॉटमेंट रीजनेबल टाइम में होना ही है, भाई उसके बाद हुआ तो नहीं माना जाएगा। फिर आगे क्या कहता है, देखो एज पर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें क्या कह रहा है, एन ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब यहाँ भी सिर्फ रीजनेबल टाइम कहा, इनका कहने का मतलब है जो कंपनी है वो शेयर अलॉट करेगी, ठीक है, उसको करना है शेयर अलॉट, कब, रीजनेबल टाइम के अंदर ही करेगी, मस्ट है, कंपलसरी है, ये उसके ऊपर बाउंडेशन है, ठीक है ये उसके ऊपर बाउंडेशन है। तो अब ये कह रहा है कि बिल्कुल उसी तरह का बाउंडेशन है जैसे हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 6 बाउंडेशन लगाता है कि भाई देखो कोई भी ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है, तो जो रीजनेबल टाइम वहाँ का होगा वही रीजनेबल टाइम यहाँ का होगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बात और कहता है कि भाई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस शुड बी कंप्लीटेड इन अ सिंगल मीटिंग इन अ सेम टाइम, सॉरी सिंगल मीटिंग नहीं, सेम टाइम, ठीक है, द सेम टाइम। अब देखो जहां ऑफर हुआ, जिस प्लेस पे ऑफर हुआ, यहाँ से ऑफर किया गया, तो ये इसके पास पहुंची, ऑफर की नॉलेज हो गई, तो ठीक है, तो वो जैसे ही इसके पास ऑफर की नॉलेज पहुंची से एट द सेम टाइम इसको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि भाई ये ऑफ़र किया फिर वो चले गए सोचते सोचते सो गए, ठीक है, तो कोई जवाब नहीं आया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि रीजनेबल टाइम के अंदर जवाब दे दें, ठीक है। अभी आगे देखते हैं क्या कह रहा है, एन एप्लीकेशन में रिफ्यूज टू टेक शेयर्स, an applicant may refuse to take shares if the allotment is made after a long time, ठीक है, ये कहा जा रहा है कि कोई भी एप्लीकेंट होगा, कोई भी एप्लीकेशन जो दिया है, ठीक है, जो भी शेयर खरीदना चाहता है, जिसने शेयर के लिए पेमेंट की हुई है, एप्लीकेशन मनी जमा किया है, ठीक है, अगर उसको अलॉटमेंट का शेयर लेट मिल रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो उसके पास ये ऑप्शन है, मे का मतलब होता है कि वो चाहे तो रिजेक्ट कर दे, भाई हमको नहीं चाहिए, डिनाई कर सकता है, ठीक है, कह सकता है कि भाई हमको अब आपके शेयर नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए, ठीक है, कोर्ट में केस भी कर सकता है, इसके पास राइट है, या फिर चाहे तो वो रख भी सकता है,
ठीक है, ऐसा शैल नहीं है। शैल अगर होता तो शैल का मतलब होता है कंपलसरी है। ठीक है, देखो ये रिफ्यूज कर सकता है टू टेक शेयर, शेयर लेने से मना कर सकता है, मना कर सकता है अगर चाहे तो, क्योंकि इसके पास ऑप्शन है, मैं ऑप्शन देता है। ठीक है विकल्प देता है कि भाई अगर वो चाहे तो ले ले, वो चाहे तो मना कर दे। ठीक है, दोनों बातें हैं। तो इनको समझने के लिए हम आगे देखते हैं एक बहुत ही बढ़िया केस। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन केस है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, राम्सगेट विक्टोरिया होटल कंपनी, ठीक है, वर्सेस मोंटेफिओने। ठीक है, मोंटेफिओने, ये 1866 का केस है, 1860 का केस है। इसमें क्या हुआ, कहा इसमें बताया गया है कि वो रीजनेबल पीरियड, ठीक है, कि रीजनेबल टाइम क्या होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स कितना होना चाहिए। अगर उस टाइम पीरियड जो इस केस में बताया गया है उसके बियॉन्ड जाता है, उसके बाहर जाता है, तो क्या होगा। ठीक है, वो भी देखते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया द इंटरवल ऑफ अबाउट 6 मंथ बिटवीन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वॉज हेल्ड अनरीजनेबल। कह रहा है कि भाई देखो, जो एप्लीकेशन जब दिया लोगों ने, जब लोगों ने शेयर खरीदना है उस टाइम में एप्लीकेशन भेजी, ठीक है, और एप्लीकेशन से अलॉटमेंट के बीच, ठीक है, कि जो समय है, ठीक है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच का जो समय है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, हेल्ड अनरीजनेबल, उसको रीजनेबल नहीं कहा जाएगा। ठीक है समझ आ रही बात, उसको रीजनेबल नहीं कहा जाएगा, वो अनरीजनेबल हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर कर दी गई हमारे पॉइंट 2 में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, क्या कहा इसने। देखो ये सिद्धांत हैं, शेयर अलॉट करने के सिद्धांत हैं, सामान्य सिद्धांत हैं जो हमारे कंपनीज एक्ट में बताए गए हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। शेयर का अलॉटमेंट एक रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, एक उचित समय में होना चाहिए। अब उचित समय क्या होगा, ठीक है, उचित समय क्या होगा, ठीक है, तो ये बता रहा है उचित समय वही होगा जो, मतलब जैसे कि वही वैसे ही रीजनेबल टाइम होगा, उचित समय होगा, जैसे कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 6 में बताया गया है कि एन ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। एक ऑफर है, ठीक है, एक प्रस्ताव है, वो स्वीकृत होना चाहिए एक उस उचित समय में, जो हमारा सेक्शन 6 बताता है, कहाँ का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है, तो आगे एक केस इसमें हुआ। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और भी कहा कि एप्लीकेंट जो है, जिसने शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया है, वो चाहे वो चाहे तो, उसके पास ऑप्शंस है, ठीक है, मैं रिफ्यूज टू टेक शेयर्स, ठीक है, उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो शेयर्स को ले ले और चाहे तो मना कर दे। ठीक है, क्योंकि भाई टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, जो रीजनेबल टाइम था वो तो निकल चुका है, अब वो अनरीजनेबल है। ठीक है, तो इसी में एक इंपॉर्टेंट केस था, राम्सगेट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मोंटेफिओने। ठीक है, ये 1866 का केस था। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया द इंटरवल अबाउट 6 मंथ। इन्होंने कहा द इंटरवल अबाउट 6 मंथ, किसके बीच, बिटवीन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर ऐसा है 6 महीने कि ज़्यादा, 6 महीने के अंदर होने चाहिए, 6 महीने भी अगर हो गए तो क्या होगा, वॉज हेल्ड अनरीजनेबल, उसको अनरीजनेबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अनरीजनेबल मान लिया जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, देखो आगे देखो, कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है द अलॉटमेंट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। पहली चीज़ तो करें, अलॉटमेंट के साथ कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उचित होनी चाहिए, उपयुक्त कहते हैं ना उपयुक्त होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, शेयर्स मस्ट बी अलॉटेड ऑन सेम टर्म्स ऑन विच दे वर अप्लाइड फॉर एंड एज दे आर स्टार्टेड इन द एप्लीकेशन ऑफ शेयर। ठीक है, कह रहा है कि भाई देखो, आपको शेयर अलॉट उसी टर्म पे, उसी कंडीशन पे करनी है जिस कंडीशन पे सामने वाले ने शेयर अप्लाई किया है। ठीक है, मान लीजिए उसकी कोई शर्त रही हो, वो बोला कि भाई हमारी ये शर्त अगर फुलफिल होगी और शर्त भी रीजनेबल है, ठीक
ठीक है, कोई ऐसी बहुत अनरीजनेबल शर्त नहीं रख दी, कंडीशन नहीं लगाई उसने, कोई मतलब ऐसी नॉमिनल सी कंडीशन लगा दी है जो कि फुलफिल की जा सकती है कंपनी की तरह। ऐसी शर्त पे उसने शेयर अगर एप्लीकेशन लिया है, कंपनी के टाइम एप्लीकेशन लेते वक्त उसने ये कंडीशन लगाई थी, तो उसी शर्त के अकॉर्डिंग ही उसे मिलेगा क्या, अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है, होना चाहिए। फिर इसका भी एक केस है, इसमें क्या है, रमन भाई वर्सेस घासीराम, ठीक है, रमन भाई वर्सेस घासीराम 1918। इसमें क्या कहा गया, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, कह रहा है अलॉटमेंट, इस केस में कहा गया कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ शेयर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस इज आल्सो नॉट बी वैलिड वन। इसमें कहा गया कि भाई देखो, कुछ केसेस में, कुछ जगहों पे आपकी जो अलॉटमेंट के टाइम पे जो आपकी शर्त है वो अगर फुलफिल नहीं होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको अलॉटमेंट नहीं दिया जा रहा है, आपकी उस कंडीशन को तोड़ दिया जा रहा है, उस कंडीशन को नहीं माना गया है, तो भी वो वैलिड ही होगा, ठीक है ना, समझिए पॉइंट को। आगे भी इसको समझाते हैं कैसे होगा, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, एक एग्जाम्पल भी दिया है, कहा है कि एन एप्लीकेंट अप्लाइड किसके लिए, फॉर शेयर्स ऑन द कंडीशन, उसने ये शर्त लगा करके शेयर खरीदा, ठीक है, शेयर के लिए अप्लाई किया कि ही विल अपॉइंटेड एज ब्रांच मैनेजर ऑफ कंपनी, ठीक है, उसने ये शर्त लगा करके मतलब शेयर को सब्सक्राइब किया, एप्लीकेशन दिया कि भाई देखो मैं शेयर तो खरीद रहा हूँ, लेकिन मुझे शेयर खरीदने के बाद जब मुझे अलॉट किया जाएगा तो उसके बाद मुझे कंपनी का ब्रांच मैनेजर बना दीजिएगा, मुझे बनना है या आप बनाएंगे, ठीक है। तो कंपनी ने भाई उसको एप्लीकेशन जो उसका था उसको प्रोसेस कर दिया और उसको अलॉटमेंट की टाइम आ गया, तो उसके बाद क्या कह रहा है, बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में द कंडीशन वॉज ब्रीच्ड, वो कंडीशन जो उसकी थी वो तोड़ दी गई, फुलफिल ही नहीं हुई, उसको पूरा नहीं किया गया। इट वॉज हेल्ड दैट ही इज़ नॉट बाउंड बाई द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, ठीक है, कह रहे हैं कि ये कंडीशन जो उसने लगाई थी, ये कंडीशन अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉट करने वाले जो डायरेक्टर होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, या फिर कोई ऐसी कमेटी होगी जिसको बोर्ड्स ने रिक्रूट किया है या ऑथराइज किया है, ठीक है, उनके ऊपर कोई कंडीशंस बाउंड नहीं रहेगा, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसको फुलफिल ही करें तभी अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है, ये वैलिड नहीं है, इसको अनरीजनेबल है, ठीक है। तो उसी तरह का कह रहे हैं, सिमिलरली सेम उसी तरह का, इफ द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड आर लेस देन दोज अप्लाइड फॉर, ठीक है। तो कहा गया कि भाई मान लीजिए कि कोई बंदा है XYZ में से कोई X है, वो कंपनी गया, XYZ कंपनी में गया और X है वो शेयर के लिए गया, बोला भाई मुझे 100 शेयर चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन उसने 100 शेयर के लिए दिए हैं और 100 शेयर के एप्लीकेशन का पैसा भी आपको दिया है, ठीक है, 100 शेयर के पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे उसने दे दिया है, एक शेयर के 25 रुपये देने थे, ठीक है, तो 100 शेयर के उसने आपको 25 रुपये पे कर दिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आप उसको उससे कम शेयर दे रहे हैं, जिसके लिए उसने अप्लाई किया है उससे कम शेयर दे रहे हैं आप, तो उसने क्या होगा, इट कैन नॉट बी टर्म एज एब्सोल्यूट अलॉटमेंट, कहा गया है कि इसको एब्सोल्यूट अलॉटमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है, यानी उचित अलॉटमेंट नहीं माना जाएगा। समझ आई बात, इतना आपको समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगले पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कि 2-3 पॉइंट और बचे हैं, उसके बाद ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा कह रहा है कि अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली, ये कह रहा है कि कोई भी अलॉटमेंट जो हमारा जनरल प्रिंसिपल है, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल है अलॉटमेंट के लिए, जो सामान्य सिद्धांत हैं अलॉटमेंट के लिए, तो वो बता रहा है कि भाई कोई भी अलॉटमेंट सिर्फ एप्लीकेशन के अगेंस्ट ही आएंगे, जो एप्लीकेशन लिखित में आए हैं कंपनी के पास, सिर्फ उन्हीं के बिहाफ पर आप शेयर अलॉट करोगे, अदरवाइज कुछ नहीं। देखो क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार, नो वैलिड अलॉटमेंट कैन बी मेड ऑन एन ओरल रिक्वेस्ट। अगर कोई भाई आके सिर्फ ओरली बोल दे रहा है कि भाई मुझे भी 100 शेयर चाहिए, कोई बोला भाई मुझे भी 50 शेयर चाहिए, तो उसको शेयर नहीं मिल सकते। क्यों? भले वो पैसे पूरे दे रहा हो, ज़्यादा दे रहा हो, कोई मसला नहीं, जब तक कि वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके नहीं देगा, यानी राइटिंग में नहीं देगा शेयर के लिए, तब तक वो वैलिड ही नहीं है, ठीक है, उसको अलॉट नहीं किया जाएगा। दूसरा कह रहा है सेक्शन 41 क्या बता रहा है, रिक्वायर्स दैट अ पर्सन शुड
एग्री इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर। ठीक है, कह रहा है सेक्शन 41 हमारा कहता है कि भाई देखो, किसी भी व्यक्ति को मेंबर बनने के लिए यानी शेयर खरीदने के लिए या फिर अलॉटमेंट पाने के लिए, शेयर का अलॉटमेंट पाने के लिए, जैसे क्योंकि देखो हमारा प्रोविज़न क्या है मेंबरशिप में, हमने पढ़ा था कि किसी भी मेंबर को, किसी भी शेयर होल्डर को, जो व्यक्ति शेयर खरीद रहा है उसको क्या होता है, कंपनी बोलती है आप एप्लीकेशन मनी दो। एप्लीकेशन मनी दिया उसने एट द टाइम ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, जब उसे एप्लीकेशन शेयर चाहिए होता है तो उसी दिन वो एप्लीकेशन मनी भेज देता है। लेकिन जिस दिन अलॉटमेंट होता है उस दिन, अलॉटमेंट के दिन जैसे ही कंपनी उसको शेयर अलॉट करती है, एट द सेम टाइम वो जो रजिस्टर है मेंबर्स का, जिसमें मेंबर्स के नाम होते हैं, उसमें उसका नाम चढ़ा देती है। ठीक है, और देखो कभी भी मेंबर का नाम तभी चढ़ेगा जब उसको शेयर अलॉट हो जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट उसको दिया जाएगा। ठीक है, देखो वही कह रहा है कि देखो मेंबर बनने के लिए, ठीक है, कंपनी का मेंबर बनने के लिए सेक्शन 41 हमारा साफ साफ कहता है कि भैया वो पर्सन को शुड, ठीक है, शुड एग्री इन राइटिंग। ठीक है, उसको लिखित में सहमति देनी होगी। ठीक है, कि अच्छा ठीक है, मैं फला व्यक्ति, ठीक है, मैं अपनी स्वयं इच्छा से, अपनी, ठीक है, अपनी खुद की इच्छा से, ठीक है, इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूँ और मैं इस कंपनी में सदस्यता पाना चाहता हूँ। ये चीज़ उसको खुद लिखित में बताना होगा। दूसरा कह रहा है अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी अदर लॉ। कह रहा है कि देखो जो हमारा शेयर का अलॉटमेंट होना है वो किसी भी दूसरे कानून की उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है, उल्लंघन नहीं कर सकता, अवहेलना नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि किसी दूसरे कानून को हमारा ये कंपनी लॉ उतना ही सम्मान देता है जितना अपने इंस्टीट्यूट में लिखी बातों का करता है। ठीक है, हमारा कंपनी लॉ थोड़ा फ्रेंडली है क्योंकि उसको पता है कि भाई देखो जंगल में रहना है, ठीक है, तो सबके साथ मिलकर रहना है। और हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो एक जंगल से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी में भाई आपको कुछ भी बिजनेस पाना है, कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। वहाँ पे अप्लाई हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, पार्टनरशिप करनी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वहाँ अप्लाई हो गया 1932। ठीक है, माल बेचने हैं, खरीदने हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई हो गया 1930 का। ठीक है, देखो जो जो चीज़ें आप करना चाहते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिविल लॉज में मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मना करता है सीधा सीधा, नो माइनर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद एनीवन। ठीक है, या फिर कोई और व्यक्ति माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो उसको इजाज़त नहीं है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी वॉइड। ओके, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। देखो इस पर लिखा है इफ द शेयर्स आर अलॉटेड ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ अ माइनर। अगर किसी माइनर ने, किसी 18 साल से कम के युवक ने कंपनी को एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन मनी भेज दी है, अब कंपनी उसको शेयर अगर अलॉट कर देती है तो क्या होगा? तो बोल रहा है द अलॉटमेंट विल बी वाइड। वो अलॉटमेंट का कोई मतलब नहीं, शून्य है। उस अलॉटमेंट पे ना तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा और ना ही कंपनी को कोई क्लेम कर पाओगे ना उस पर कोई केस कर पाएगी कंपनी उस पर कि भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या आप हमारे अरियर हो रहे हैं, कॉल्स अरियर हो रहे हैं, आप पैसे नहीं दे रहे हो, बकाया किए हो। ठीक है, वो सारी चीज़ों के लिए कंपनी केस कर सकती है और ना ही माइनर कुछ फ़ायदा उसको ले सकता है। फिर कह रहा है अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कह रहा है अलॉटमेंट कम्युनिकेट होना चाहिए। अलॉटमेंट जैसे मान लीजिए कि कंपनी है, ठीक है, देखो ये मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, ये कंपनी के डायरेक्टर हैं। कौन है? ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है। इस कंपनी के ये कौन है? ये सी लिख दे रहे हैं। ये कंपनी है, कंपनी की ये कौन है? डायरेक्टर है। ठीक है, डायरेक्टर है। इनको भाई बोर्ड ने ऑथराइज किया है, ठीक है, कि भाई आप अलॉट करोगे शेयर। तो शेयर अलॉट करने से पहले लोगों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा जाता है कि देखो अब उनको सपना तो आएगा नहीं
कि भाई आप कब इशू करोगे शेयर। जिन जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है अब उन लोगों को आप लेटर भेजोगे, एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट, जिस पे लिखा होगा कि आप लोग कंपनी में इस तारीख को आ जाए, हम शेयर्स अलॉट कर देंगे, शेयर्स बांटेंगे। जिनके जितने शेयर्स हैं वो आके अपने शेयर्स कलेक्ट कर लें और उसका जो अलॉटमेंट का मनी है वो साथ लेकर आएँ। ये सारी चीज़ें वो बता देंगे उसमें, ठीक है। तो जो लेटर भेजा गया है, देखो ये लेटर है, ठीक है, ये लेटर भेजा गया है कंपनी के थ्रू, कंपनी की तरफ से भेजा गया है। और कौन भेजा है? ये भेजा है ये, ठीक है, ये भेजा है, डायरेक्टर भेजा है इसको, ये है लेटर, ठीक है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। ये भेजा गया है किसके पास? पब्लिक के पास, ठीक है, पब्लिक के पास, ये पब्लिक है तो इसके पास ये लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा गया है। इसको देखो कंपनी के तरफ से, कंपनी के बिहाफ पे जो ये है डायरेक्टर, ये क्या करेगा? लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू करेगा, किसको? पब्लिक को। अब पब्लिक जो है उस लेटर ऑफ अलॉटमेंट को पढ़ेगी, उस पर जो भी अमाउंट या जो भी शेयर्स की क्वांटिटी, मान लीजिए उस पर किसी के लेटर ऑफ अलॉटमेंट पे लिखा हुआ है, अलॉटमेंट का पत्र जो होता है उस पर लिखा है कि भाई मिस्टर एक्स को 50 शेयर मिलने वाले हैं और 50 शेयर के बदले में वो उनका जो भी अमाउंट है 30 रुपये अलॉटमेंट पे ले रहा है कंपनी, तो भाई 30 रुपये वो 50 शेयर के हिसाब से 5×3=15, ठीक है, 5×3=15, 1500 रुपये लेकर के वो आ जाए कंपनी में। समझ रहे बात को? वो 1500 रुपये कंपनी में लेके आ जाए और अपने 50 शेयर के लिए जो अप्लाई किया था कंपनी उनको 50 शेयर दे रही है, या फिर वो अलॉटमेंट पे 50 शेयर दे रही है, या फिर कंपनी, देखो जो शेयर होते हैं अलॉट होते हैं वो 2-3 तरीके से होते हैं, ठीक है। देखो पहला होता है एट पार, एट पार, दूसरा होता है एट डिस्काउंट और तीसरा होता है एट प्रीमियम, ठीक है। देखो 3 बेसिस हैं, 3 बेसिस हैं, इन 3 पे कंपनी शेयर अलॉट करती है, ठीक है। पहला एट पार, मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो कंपनी आपसे 10 रुपये लेगी और एक शेयर दे देगी, ठीक है, 10 रुपये के बदले एक शेयर, ठीक है। अब मान लीजिए एट डिस्काउंट पे इशू कर रही है, तो 10 का शेयर है, कंपनी 9 रुपये में दे रही है आपको, कितने में? 9 रुपये में, ठीक है, 9 रुपये में देगी तो कितना आपको? एक शेयर मिलेगा 9 रुपये में। 10 का शेयर है, 9 में दे रही, 1 रुपये का डिस्काउंट। अब एट प्रीमियम दे रही तो कंपनी 10 का शेयर 12 में दे रही है, ठीक है, 12 में एक शेयर, 3 हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि लेटर ऑफ अलॉटमेंट में ये कंडीशंस लिखी होनी चाहिए कि भाई आप पार वैल्यू पे दे रहे हो या डिस्काउंट पे दे रहे हो या प्रीमियम पे दे रहे हो। अगर आप डिस्काउंट पे दे रहे हो, ठीक है, तो उस पर 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से लिखो, या जितने रुपये आप डिस्काउंट दे रहे हो, मान लो 10 रुपये का एक शेयर है, ठीक है, या 100 रुपये का एक शेयर है, अब 100 रुपये पे तुम 10% डिस्काउंट पे दे रहे हो, 10% डिस्काउंट पे, तो यानी कि 90 का पड़ा शेयर, ठीक है। तो अब 90 रुपये पर शेयर कलेक्ट करोगे, ठीक है, 90 रुपये पर शेयर आप कलेक्ट करोगे, या फिर 90 रुपये पर शेयर, तो वो उसी हिसाब से डिवाइड हो जाएगा कि कॉल पे कितना है या प्रीमियम पे कितना। हमने जो वहाँ पे लिस्ट बनाई थी 25 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, फिर 20 रुपये, वो बनाई थी पार के हिसाब से, एट द पार वैल्यू, यानी कि फुल अमाउंट, 10 का शेयर है 10 ही का बेच रहा है, 100 का शेयर है 100 ही का बेच रहा है, उससे कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, ठीक है। तो कंडीशन हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि 3 कंडीशन होती है। अगर कंपनी किसी भी कंडीशन पर बेचती है शेयर तो उसका जो अमाउंट फिक्स होता है वो उस पर लिख दिया जाता है और उस पर अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट का लेटर होता है उस पर वो चीज़ें मेंशन कर दी जाती हैं, ठीक है। जब वो शेयर होल्डर हैं जो, ठीक है, जो शेयर लेने आने वाले हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन भरी है, जो एप्लीकेंट हैं, वो आएंगे और उसी को पढ़ करके यहाँ आए और पता लगा कि उनके उस पर 50 शेयर लिखे थे और उनको मिल रहा है यहाँ पे सिर्फ 20 शेयर, तो वही कह रहे हैं अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड मतलब यही है कि जितना उसमें लिखा हुआ है उतना ही उनको मिलना चाहिए। कम्युनिकेटेड मतलब क्या हुआ? कंपनी ने लेटर भेजा, उन्होंने लेटर पढ़ा, तो एक दोनों की कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई ना, कम्युनिकेट हो गए दोनों एक दूसरे से, वो अपनी बात वहाँ लिख करके भेज दिए, उसने पढ़ लिया, समझ लिया चीज़ें। अब वो आके यहाँ वही बात रिपीट कर रहा है कि भाई हमको उतना चाहिए, तो आप भी उसको पूरा करो ना, फुलफिल करो, ठीक है। ओके गाइस, ये लेक्चर हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब इसी के साथ हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है।
क्योंकि देखिए ये जितना भी कंटेंट इसमें है ये सारा का सारा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। सो इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग अपना इसे सपोर्ट बनाए रखिए ताकि फ्यूचर में और अच्छी मेहनत करके और अच्छे वीडियोस अपलोड किए जा सके, ठीक है। धन्यवाद।